नमस्कार। मैं विजयपाल सिंह परिहार आज एथिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। यह है नागरिक चार्टर। तो नागरिक चार्टर में क्या कैसे देखना है तो समझते हैं। नागरिक चार्टर 7th यूनिट में है आपके नागरिक चार्टर, है ना। जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें 7th यूनिट में नागरिक चार्टर है। तो नागरिक चार्टर के संबंध में समझना है, एक समझ विकसित करनी है कि नागरिक चार्टर क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ समझते हैं कि नागरिक चार्टर है, हमारे यहाँ नहीं बल्कि ब्रिटेन में चालू किया गया था पहली बार। हमारे यहाँ नहीं बल्कि कहाँ, ब्रिटेन में 1991 में ब्रिटेन में चालू किया गया था। गवर्नमेंट जॉन मेजर की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे जॉन मेजर, इनकी सरकार थी। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में इसे चालू किया था। क्या था? राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में नागरिक चार्टर को चालू किया था। तो एक नागरिक क्या राष्ट्रीय कार्यक्रम, क्या मतलब? जैसे ऐसा, जैसे समझिए जैसे हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान चालू किया गया है, मोदी सरकार आई उन्होंने स्वच्छता अभियान चालू किया, ठीक ऐसे ही ये नागरिक चार्टर चालू किया गया था। किस काम के लिए चालू किया गया था? तो समझिए क्या होता है, सरकारी जो ऑफिस है, सरकारी कार्यालय, ये जनता के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं। तो प्रत्येक सरकारी कार्यालय की जनता के प्रति कुछ प्रतिबद्धताएं होती हैं। ठीक, उन प्रतिबद्धताओं को एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करना नागरिक चार्टर कहलाता है। सरकारी कार्यालय की जनता के प्रति प्रतिबद्धता को एक दस्तावेज के माध्यम से प्रस्तुत करना। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक जो सरकारी ऑफिस है वो क्या है, जनता के प्रति वो जो प्रतिबद्धता रखता है, यानी जनता को जो वो सर्विस देता है उनको एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करे कि कौन कौन सी सुविधाएं हम जनता को प्रोवाइड करवा रहे हैं, कौन कौन सी काम के लिए हम जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जनता कौन कौन सी सर्विसेज की मांग हमारे ऑफिस से कर सकती है। वो यहां पर क्या है, आप एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से, एक बोर्ड, एक पंपलेट, एक पोस्टर के माध्यम से प्रस्तुत करें। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। एक बोर्ड या एक पंपलेट या एक दस्तावेज, एक फाइल, इसके माध्यम से आप क्या प्रस्तुत करेंगे? जो भी सर्विसेज वो ऑफिस जनता को प्रोवाइड करवाता होगा, वो सर्विसेज कितने समय में प्रोवाइड होंगी, कौन प्रोवाइड करेगा, कितना पैसा लगेगा, है ना, वो सब चीजें, कितने डॉक्यूमेंट हमको लगाने पड़ेंगे, ड्यूरेशन क्या होगा, सारी चीजें लिखकर उस डॉक्यूमेंट में दे दिया जाए। जैसे आप मान लीजिए, ऐसा समझिए, ऑफिस में आप घुसे, आपको एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दिया और उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये सर्विस दी जाती है, ऊपर से नीचे तक आपको मान लीजिए 10 सर्विस दी जाती है उस ऑफिस के थ्रू। तो 10 सर्विस आपकी लिखी हुई है कि ये 10 सर्विस दी जाती है। सर्विस देने वाले व्यक्ति कौन से हैं, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, वो सर्विस कितने दिन में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, सामने लिखा है। 1 महीने में, 2 महीने में, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, सामने लिखा हुआ। ठीक है, फिर उसकी पेमेंट यानी फीस क्या लगेगी, अगर आपको कुछ फीस जमा करनी हो, फीस कितनी लगेगी वो लिखा हुआ है। आपको कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, वो यहाँ आपसे रिक्वायरमेंट क्या है वो लिखा हुआ है। तो क्या होगा, एक आम आदमी को बड़ी आसानी होगी। और गवर्नमेंट का वो ऑफिस में कोई भी आदमी ये कहने का प्रयास नहीं करेगा कि ये ऐसा नहीं, ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए, या मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, वो रिस्पॉन्सिबल है। कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट नहीं पाएगा। हर व्यक्ति एकदम
व्यवस्थित तरीके से अपना काम करेगा और टाइम टू टाइम लोगों को सर्विस मिलेगी। जब टाइम टू टाइम लोगों को सर्विस मिलती है तो इसे कहते हैं अनुक्रियाशीलता, रिस्पॉन्सिवनेस या अनुक्रियाशीलता, अनुक्रियाशीलता, है ना। ये अनुक्रियाशीलता का मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब रिस्पॉन्स कितनी जल्दी मिलेगा। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स देने की गति, है ना, बढ़ जाती है इससे। इसकी गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता बढ़ जाती है, पारदर्शिता बढ़ जाती है। यानी हम कुल मिला के क्या करते हैं, इसके माध्यम से गुड गवर्नेंस को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी नागरिक चार्टर जिस गवर्नमेंट ने भी अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया, यानी वो गवर्नमेंट को हम गुड गवर्नेंस कह सकते हैं। उस गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो होपफुली ये समझ आया होगा कि ये एक्चुअल में क्या है और कहां से किस तरीके से चालू हुआ था। तो ब्रिटेन में चालू हुआ था 1991 में, जॉन मेजर की गवर्नमेंट ने चालू किया था और राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में चालू किया था। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान चालू है, ठीक ऐसे ही एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 1991 में चालू हुआ था, जिसमें हर ऑफिस को उसकी प्रतिबद्धता लिखने को कहा गया था कि लिखकर बता दीजिए कि आप कौन कौन सी सर्विस दे रहे हैं, कितने समय में दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, ताकि आपका प्रशासन ज्यादा रिस्पॉन्सिव या अनुक्रियाशील बने। तो जो सुविधाएं आप दे रहे हैं वो चीज लिख दीजिए। तो ये तो हुआ ब्रिटेन में। तो भारत में कब हुआ? तो भाई 1991 में ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में जब सफल रहा, लगभग 5 साल बाद हम लोगों ने भी देखा कि अच्छा यहां सफल है। तो 1996 में मुख्य सचिवों के सम्मेलन में, मुख्य सचिव इनका सम्मेलन होता है, सालाना जो सम्मेलन होता है, कैबिनेट सचिव इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसमें ये बात रखी गई कि क्यों ना अनुक्रियाशील प्रशासन के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम हम लोग भी अपने यहां चलाएं। जब यहां से पास हुआ तो 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में, मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इसे रखा गया और इसे पास करवाया गया कि हाँ भाई ये जो है लागू किया जाना चाहिए। तो ये कार्यक्रम हमारे यहाँ चला हुए, चूंकि राज्यों का विषय है, राज्यों के पास ढेर सारे ऑफिस हैं, केंद्र सरकार के अपने ऑफिस हैं, तो सब लोग अपने अपने ऑफिस के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वैसे में केंद्र सरकार ने अपने ऑफिसों को निर्देश दिया, राज्य सरकार ने अपने ऑफिसों को निर्देश दिया और फाइनली ये कार्यक्रम लागू हो गया। और चूंकि ये कार्यक्रम है तो अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी गतिशीलता के हिसाब से आप लागू कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई बाध्यता थी नहीं। तो इस तरह से सरकार को लागू करना था। सरकार ने इस कार्यक्रम को पूरे भारत में पूरे हर्षोल्लास के साथ लागू कर दिया। लेकिन ये कितना इफेक्टिव हुआ, जैसे भाई ब्रिटेन में इफेक्टिव हुआ तो दुनिया में पता चला कि हाँ जी ये एक बढ़िया प्रोग्राम है और गुड गवर्नेंस की दिशा में बढ़ने का एक अच्छा माध्यम है। तो हमारे देश में भी ये बात हुई, लेकिन बात है हमारे देश में कितना सक्सेसफुल रहा। 10 साल बाद, जब इसे 10 साल बाद एक संस्था ने इसका रिव्यू किया, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली। क्या है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली। ये संस्थान 1954 में स्थापित हुआ था और ये भारत में लोक प्रशासन में क्या इनोवेशन किया जा रहा है या किस तरह से उसे चलाया जा रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या बदलाव होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करता है। और अगर आप ऑफिसर हैं तो आप समझिए क्या है, आपको अगर पढ़ना है, फर्दर पढ़ाई करनी है, मान लीजिए आप पीसीएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, फर्दर आपको पढ़ाई करनी है, आपको किसी विषय में रिसर्च करना है, ये संस्थान आपको प्रशासन के विषय में रिसर्च करने में मदद करता है।
यानी रिसर्च करवाता है, तो प्रशासन के सब्जेक्ट मैटर पर रिसर्च करता है। ये संस्थान 1954 में यानी हमारे स्वतंत्रता के ठीक बाद इसे स्थापित कर दिया गया था, ताकि हमारे यहाँ एक बेहतर लोक प्रशासन यानी बेहतर प्रशासन का विकास संभव हो सके। तो इसने रिव्यू किया, तो एक महत्वपूर्ण संस्थान है जैसा मैंने आपको बताया। तो इसने रिव्यू किया, तो इसने रिव्यू में क्या पाया उस बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला रिव्यू पाया, तभी सरकारी ऑफिस ने सरकारी ऑफिस ने इसे लागू नहीं किया। तो भाई सभी सरकारी ऑफिस ने तो पहली बार लागू ही नहीं किया, तो आधा फेल तो यही हो गया कि सभी सरकारी ऑफिस लागू ही नहीं कर रहे। ये तो बड़ी समस्या है ना। फिर और क्या देखा, जो मानक रखे गए थे, मानक या जिन्हें कहते हैं प्रतिबद्धता, मानक या प्रतिबद्धता, यानी इतने दिन में इतने पैसे में ये काम हो जाएगा, वो एक्चुअली उतने दिन में हो ही नहीं रहा था। जैसे कह दिया गया कि ये काम 10 दिन में हो जाएगा, आप ऑफिस पहुंचे, पता चला नहीं नहीं ये तो 1 महीने लगेंगे। अरे 10 दिन का काम 1 महीने क्यों लगेंगे भाई? अरे वो ऐसे ही लिखा हुआ है वहां पर, वहां लिखने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब बिना ये टेस्ट किए, बिना इस बात को जांचे परखे कि भाई कितने दिन में कौन सा काम पूरा हो सकता है, बस एक लिख दिया ताकि वो आर्डर पूरा हो सके जो आया था कि भाई आप बताएंगे कि कितने दिनों में आपका काम पूरा हो जाता है। तो वहां के लिए एक इंप्रेशन बनाने के लिए आपने लिख दिया कि 15 दिन या 10 दिन, लेकिन एक्चुअल में वो काम पूरा हो रहा महीनों में। ये सबसे बड़ी चीज थी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको उसके आज्ञा पालन में कोई रुचि नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। आज्ञा पालन में कोई रुचि नहीं, कोई मतलब नहीं था उन चीजों को कि वो मतलब किस तरह से किए जाने हैं, क्या किया जाना है, इससे क्या अचीव किया जाना है, किसी को इस बात से लेना देना नहीं था। तो अब सरकारी ऑफिस में तो ऐसा ही होता है, आप जान नहीं रहे है ना। फिर और क्या हुआ, कुछ लोगों ने जिन्होंने इस आर्डर को फॉलो किया उनके बारे में समझिए। उन्होंने एक बार लगा के बोर्ड टांग दिया, दोबारा देखा भी नहीं कि उस बोर्ड में भाई साहब ऑफिसर कहीं ट्रांसफर हो गया, टाइम ज्यादा कम जो लग रहा है उसको कुछ बदल दो या कुछ और कर दो, अब टूट गया है, आधा फट गया है, उसको फिर से बना दो। एक बार हो गया दंडन, मतलब एक बार किया जाने वाला काम बना दिया इसको, एक बार किया जाने वाला काम। भाई एक बार करके फुर्सत पा लिए, क्योंकि आदेश आया था, ऊपर से आदेश आया था, भाई लिख पढ़ के टांगना था, लिख पढ़ के टांग दिया, बात खत्म हुई, कोई मतलब नहीं, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं, कोई समीक्षा नहीं। ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, उत्तरदायित्व तो नहीं है। जैसे आप समझिए कि मान लीजिए कि कोई आदमी जाता है कि सर ये बताइए कि ये अगर इतने दिनों में नहीं होता तो इसको बदल दीजिए, तो भाई बदलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई समीक्षा नहीं, उत्तरदायित्व तो नहीं, समीक्षा नहीं, तो कुछ नहीं होगा, ना कोई उत्तरदायित्व है ना कोई समीक्षा है। जनता से, ऑफिसर से, वहां काम करने वाले हों या जनता हो, किसी से कुछ नहीं पूछा गया, ऐसे ही नागरिक चार्टर बना दिया गया। अब आप समझ रहे कितनी भव्यशाही, कितना मतलब एक तरीके से घटिया तरीके से हम काम करते हैं सरकारी तंत्र में, ये पता लगता है इस रिव्यू से। क्या करना चाहिए हमको भाई, अगर हम मान लीजिए कि एक अच्छा वो बना रहे हैं तो क्या करना चाहिए? तो जो कमियां हैं उसको दूर कर दीजिए, तो हो जाएगा। पहला, सभी ऑफिस में होता, जो मानक लिखे जाते डिस्कशन करके लिखे जाते, भाई डिस्कशन कर लो फिर लिख लो। यहां पर क्या है, हर चीज उतने ही एक्यूरेट टाइम में पूरी होती जितने एक्यूरेट टाइम में पूरी होनी चाहिए।
क्या हो रहा है, एक बार नहीं, उसके लिए पूरा एक ऑफिस का गठन कर दीजिए, ताकि क्या हो कि वो जब भी उसमें बदलाव की जरूरत महसूस हो उसमें बदलाव किया जाए, जब पुराना पड़ जाए तो नया बनाया जाए, जो अपडेशन करना हो वो अपडेशन कर सकें, एक बार नहीं, है ना। तो ये क्या है, उत्तरदायित्व तो निर्धारित किया जाए कि यदि इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है, जो यहाँ लिखा हुआ है उसी तरह नहीं होता है, तो आप शिकायत कहाँ से कर सकेंगे, ताकि अगले आदमी रिस्पॉन्सिबल हो सके। और जो लिखा हुआ है अगर वो गलत लिखा हुआ है तो एक ऑफिस जो उसको समीक्षा करके फिर से सेट कर सके, वो जनता से भी बात करे, उनका भी फीडबैक ले, प्लस उस ऑफिसर का भी जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उससे भी फीडबैक ले कि भाई किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। पता चला ऑफिसर उतने दिन में कर नहीं पा रहा, आप उसको डांट खिलाए पड़े हो, या उसके उसके इंक्रीमेंट रुक रहे हैं, लेकिन उतने दिन में वो काम हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली, तो कैसे करे बेचारा। तो आप समझो उससे भी तो बात करनी जरूरी है। ठीक वैसे ही अगले से भी बात करनी जरूरी है, जो सर्विस लेने आता है उसको पता चला कोई ढंग का बता ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो पता कैसे चलेगा, क्या स्थिति आएगी, कैसे वो अपनी सर्विस ले पाएगा, जो लिखा हुआ है वो कैसे कंप्लीट होगा, इसके बारे में बाकायदा एक समीक्षा तंत्र अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये सब मौजूद है तो नागरिक चार्टर क्या है, एक गतिशील दस्तावेज की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा, गतिशील दस्तावेज की तरह काम करेगा, यानी समय के साथ बदलता चलेगा। जैसे मान लीजिए हो सकता है 2 सर्विस हम और एक्स्ट्रा आप देने लगे तो उसमें ऐड कर देंगे, जो जो भी हम नया करने लगे या जो भी हम जिसमें करेक्शन करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। अगर हम ये सब करते तब हो सकता है कि नागरिक चार्टर बेहतरीन काम करता। तो सुझाव तो यही है कि भाई क्या है कि नागरिक चार्टर ने अगर बेहतरीन काम नहीं किया तो कैसे इनको बेहतरीन काम करवाएंगे। तो इसके लाभ तो बहुत है, चूंकि ये गुड गवर्नेंस के लिए बहुत उपयोगी है, तो लाभ तो बहुत है, लेकिन अब बात होती है कैसे किया जाए। तो मैंने बताया कैसे किया जाए। अब बात होती है राज्य सरकार अपने लिए और केंद्र सरकार अपने लिए तो बना सकती है इसके लिए, है ना। हालांकि केंद्र सरकार ने कोशिश की पूरे भारत के लिए बनाने को, तो ये कहा गया भाई आप अपने ऑफिसर्स के लिए बनाइए, आप अपने ऑफिसर्स के लिए बनाइए, और राज्य अपने ऑफिसर्स के लिए बनाएगा। ठीक है, पूरे भारत के लिए संसद से पास कानून को पूरे भारत के लिए जरूरी नहीं कि भाई इस मुद्दे पर पूरे भारत में राज्यों पर भी लागू किया जाए। तो आप अपने लिए बनाइए और राज्य अपने लिए बनाए। तो पिछला जो 2013 में एक प्रस्ताव आया था कि एक कानून बनाया जाए। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ एक कानून बनाने की, तो आपने सोचा कि अचानक, अभी तो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था, अचानक कानून की बात कहाँ से आ गई। तो अब एक बात सुनिए, है क्या कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पे तो चलाया, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी, एक कारण है। होता क्या है, हम लोग ऐसे हो चुके हैं कि जब तक हमको ये न पता चले कि भाई साहब अगर ये नहीं करोगे तो क्या बिगाड़ लेंगे, किसी का अगर आप कुछ बिगाड़ सकते हो तो कहेगा जी अब तो तुरंत सुनते हैं अभी, और अगर आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो कोई बात नहीं सुनता आपकी। यही सत्यता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ता तो उसकी कुछ नहीं सुनी जाती। तो क्या है, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में तो भाई दंडात्मक व्यवस्था है नहीं, बस उसको उत्साह के साथ चालू करना होता है। अब ना हो उत्साह, ना पैदा करे तो फिर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर वहीं कानून बना दे कि ये काम नहीं हुआ तो इसको इतना दंड होगा, अब अब तो करोगे। बस इसलिए कानून की जरूरत हुई। तो मैं शिफ्ट हो गया कि भाई कानून इसमें बना देना, राज्य और केंद्र दोनों कानून बना दे अपने अपने ऑफिस के लिए, ना कि केवल केंद्र कानून बना दे। तो पहले तो केंद्र ने भाई इनिशिएट किया, राज्यों को भी इनिशिएट करवाया, और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्य और केंद्र दोनों ही अपने अपने स्तर पे कानून बनाए। तो राज्यों ने तो चालू कर दिया, और मध्य प्रदेश ने 2010 में क्या, लोक सेवा गारंटी अधिनियम नाम से नागरिक चार्टर को एक कानूनी जामा पहनाया। ठीक है, तो शुरुआत में उन्होंने क्या किया, इसमें केवल 29 सर्विसेज जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी उनको देने के लिए उसमें लिखा। चूंकि सभी का परिष्करण किया जाना है, अभी भी मैंने बताया कि क्या किया जाना चाहिए जिससे कि सर्विसेज अच्छी दी जा सके। तो वो समझ रहे थे कि हमारी जनता की हालत कैसी है, हमारी देश प्रदेश की स्थिति कैसी है, हमारा प्रशासन कैसा है। उसके अनुसार उन्होंने पीपीपी मॉडल पर बेस्ड एक व्यवस्था बनाई और इस कानून में रखा। ठीक है, तो उन्होंने इस कानून में तो रखा, लेकिन वो समझ रहे थे कि एक बार में ये
कानून पूरी तरह से सब ऑफिस पर हर सेवा पर लागू नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे करके उन्होंने सेवा में लागू करना शुरू किया। तो मैंने कहा 29 सेवाओं से शुरुआत करके आज लगभग 600 सेवाएं उसके अंतर्गत दी जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे करके उसको बढ़ाया और सर्विसेज को उसके अंदर डाला गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरुआत की और धीरे धीरे क्या है अन्य अन्य गवर्नमेंट में ये आगे बढ़ता चला गया। तो इस तरीके से आप समझिए क्या होता है कि हमारा जो नागरिक चार्टर है उसके लिए कानूनी प्रयास अब किए जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों ने अपने अपने स्तर पर कानूनी प्रयास किए हैं। और अब भाई प्रेजेंट डे गवर्नमेंट ने तो अभी जो केंद्र में है उसने कोई कानून नहीं बनाया है, लेकिन होपफुली भविष्य में वो भी किसी कानून के माध्यम से इस चीज को लागू करे, तब जाके ये अनुक्रियाशील प्रशासन के लिए जो एक टूल, जो एक मतलब क्या है, एक संसाधन उपयोग किया जा सकता है, एक साधन उपयोग किया जा सकता है, वो उसका उपयोग बन सके। तो नागरिक चार्टर एक प्रकार का साधन है, एक प्रकार का औजार है जो प्रशासन को और बेहतर बनाएगा, अनुक्रियाशील बनाएगा, पारदर्शी बनाएगा। ठीक है। और ये किस तरीके से होता है, एक दस्तावेज के माध्यम से होता है, जैसा मैंने शुरू में बता दिया। तो उस दस्तावेज को कानूनी रूप से कंपलसरी बनाया जाए और जो लोग उस पर ध्यान ना दें उनके लिए दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। बस ये जब हो जाएगा तब हमारा जो उद्देश्य है इसको लेकर वो पूरा होगा। तो अब बात होती है कि हमने नीति शास्त्र में इसे पढ़ा, तो नीति शास्त्र में क्या कर रहा है, तो आप समझिए नीति शास्त्र में क्या करेगा, नैतिकता को बढ़ाएगा, प्रशासन में नैतिकता को बढ़ाएगा, बेहतर प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद करेगा, ताकि आम सामान्य मानवीय जीवन को, जो नीति शास्त्र का उद्देश्य है, उसको बेहतर बनाया जा सके। होपफुली नागरिक चार्टर वाला ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और जो भी और इसमें आपको मतलब जानकारी चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह की जानकारियाँ या किस तरह की चीज़ें आपको चाहिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। जब भी अन्य अन्य वीडियो के माध्यम से जब भी मैं आऊँगा आपके सामने, तो मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो इस काम के लिए क्या है, आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए या मेरे साथ जुड़िए, आप सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए उसमें और बताइए कि किस तरह से मैं और आपको बेहतर चीज़ें दे सकता हूँ। आपकी नीड किस चीज़ से फुलफिल होती है, मैंने इसमें और क्या ऐड करूं तो आपकी नीड फुलफिल होगी, या कौन से और टॉपिक बताए जाए जिससे आपकी नीड फुलफिल हो। तो अगर ये सब आप सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग थोड़ी सी और बेहतर इसको बना पाएंगे। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।